हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हमारी यूनिट चल रही है डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन के हमारे 11 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 12 है और लेक्चर नंबर 12 में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती हैं, है ना। देखिए, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और दो या दो से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हो। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें कम से कम दो डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर दो डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट तो एक ही होगा, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल दो हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए आपको दो डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए। अगर तीन डिपेंडेंट वेरिएबल है तो आपको तीन डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए उनको सॉल्व करने के लिए। तो हमारा जो सिलेबस है उसमें अगर हम देखें तो हमारे पास केवल दो ही डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, यानी कि हमें दो ही डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए। यही हमसे एग्जाम में पूछा जाता है। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास दो डिपेंडेंट वेरिएबल है तो हमें दो डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए, और ये जो दो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है इन्हीं को हम बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसा कि आप लोग इससे पहले 9, 10, 11, 12 में पढ़ के आए हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आप अच्छे से जानते हैं कि अगर आपके पास दो इक्वेशन है तो अगर आपके पास दो वेरिएबल है तो आपको दो इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए। अगर आपके पास तीन वेरिएबल है तो आपको तीन इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए। इसी तरीके से यहां पर भी है, अगर आपके पास दो डिपेंडेंट वेरिएबल है तो दो डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए, तीन डिपेंडेंट वेरिएबल है तो तीन डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए। और जब डिफरेंशियल इक्वेशन एक से ज्यादा हो तो उनकी के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मेरे ख्याल से इसका मतलब समझ में आ गया होगा। यहां पर जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सभी में कम से कम दो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन होंगी, है ना। हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे उनमें दो ही होंगी क्योंकि तीन वाले एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं। देखिए, लेट x एंड y बी द डिपेंडेंट वेरिएबल। हमने मान लिया कि x और y जो है ये दोनों कैसे वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। बात समझ में आ रही है? ध्यान रखना, x और y को हम क्या मान के चलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड t बी द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और t को हम मान के चलेंगे कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आपको डिपेंडेंट वेरिएबल का पता चल गया, इंडिपेंडेंट का पता चल गया। अब जरा ध्यान देना ना, स्टैंडर्ड फॉर्म, किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखो यहां पर दो डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी और दोनों की स्टैंडर्ड फॉर्म को जरा ध्यान दीजिए। ये हमारी दोनों की स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये देखो क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में, जरा ध्यान देना। f1dx f2dy, यानी कि ये f1d क्या है, यहां पर कोई भी d की टर्म्स होगी। d की टर्म्स एक टर्म हो या एक से ज्यादा टर्म भी हो सकती है, यानी कि यहां पर कोई d का फंक्शन होगा, यहां पर भी कोई d का फंक्शन होगा, और x और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। सेकंड वाली इक्वेशन में भी यहां भी d का फंक्शन है, यहां भी d का फंक्शन, और x y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। और राइट साइड में t1 और t2 लिखा है, ये दोनों t के फंक्शन है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो कैसे लिखेंगे आप, x और y जो डिपेंडेंट वेरिएबल वाली टर्म है उनको लेफ्ट में लिखेंगे, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाली टर्म है उसको राइट साइड में लिखेंगे। तो ये हो जाएगी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखो राइट साइड में जरूरी नहीं कि टी की टर्म्स ही हो, यहां जीरो भी हो सकता है और यहां पर कोई कांस्टेंट नंबर भी हो सकता है, ठीक है ना। जीरो, कांस्टेंट नंबर या कोई टी की टर्म्स होगी, ठीक है। देखो नीचे लिखा है, और यहां जो ये डी है, डी क्या है, डी को हम लिखेंगे डी बाई डी टी, यानी कि यहां पर जो डी है ये एक्चुअल में डी बाई डी टी के मतलब डी बाई डी टी की जगह पर लिखा हुआ है डी। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। जैसे हम पहले डी को डी बाई डी एक्स भी लिखते थे, है ना। इससे लास्ट वाले लेक्चर में हमने डी को एक्स डी बाई डी एक्स भी लिखा था। तो यहां पर डी क्या है, डी बाई डी टी है। बात समझ में आ गई। तो ये हमारी होगी साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, और सॉल्व करके यहां से x और y को फाइंड आउट करना है। और याद रखना, x और y जो आएगा वो t की टर्म्स में आएगा। क्यों? क्योंकि t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और x और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हमें यहां से x और y को फाइंड करना है, और किसकी टर्म में फाइंड करना है, t की टर्म में, स्मॉल वाली t की टर्म में, ठीक है ना। अब देखो यहां पर कैसे करेंगे, क्वेश्चन में क्या हमारे वर्किंग स्टेप होंगे वो एक बार मैं आपको बता देता हूं। देखो क्या करना होगा। सबसे पहले जब आपको क्वेश्चन दिया है
तो क्वेश्चन जो आपको दिया, आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको ये देखना है कि वो जो क्वेश्चन में इक्वेशन दी हुई है, दोनों दो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है, क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्या वो इस फॉर्मेट में लिखी हुई है? अगर लिखी हुई है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं लिखी है तो आप उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे। ये आपका पहला स्टेप होगा। बात समझ में आ गई? जब पहला स्टेप कंप्लीट हो जाए तो अब आपको सेकंड स्टेप पे जाना है, और सेकंड स्टेप क्या है, आपको एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है। अब ये एलिमिनेशन मेथड क्या है? देखिए, एलिमिनेशन मेथड आपने जो 10th 11th में आप पढ़ते हैं, 9th 10th में, वही एलिमिनेशन मेथड है कि अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, यानी कि आपको इस तरह की कोई इक्वेशन दी है, x प्लस, मान लीजिए आपको ऐसे दिया है x प्लस 2y इक्वल टू 6, और एक और इक्वेशन आपको गिवन है 2x माइनस 6y इक्वल टू 2। इस तरह से आपको दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन गिवन है, ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, ध्यान दीजिएगा। अब मुझे इन दोनों को सॉल्व करना है और x और y को फाइंड करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ेगा। हालांकि आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के आपने 4 मेथड पढ़ रखे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, एलिमिनेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, लेकिन हम बात कर रहे हैं एलिमिनेशन की। तो देखो, एलिमिनेशन मेथड से इन दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है आपको अच्छे से आता है ना। देखो क्या करते थे, आप या तो x को एलिमिनेट कर दीजिए या y को एलिमिनेट कर दीजिए, किसी एक को एलिमिनेट करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको x को एलिमिनेट करना है तो x के कोफिशिएंट को सेम बनाना पड़ेगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो 2 से पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 2x हो जाएगा, 4y हो जाएगा, 12 हो जाएगा। उसके बाद इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो x से x कट जाएगा, x एलिमिनेट हो जाएगा, y इक्वल टू में आंसर आ जाएगा आपके पास, यानी कि y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको y को एलिमिनेट करना है तो y के कोफिशिएंट को सेम कर लीजिए। जैसे अगर आप इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6y हो जाएगा, तो ये y एलिमिनेट हो जाएगा और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी। तो इसी को कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, और इसी एलिमिनेशन मेथड को हमें इन दोनों इक्वेशन पे अप्लाई करना है, ठीक है ना। और कैसे अप्लाई करेंगे, या तो y को एलिमिनेट करेंगे या फिर x को एलिमिनेट करेंगे, दोनों में से किसी को भी कर सकते हैं, दोनों में से किसी को भी कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए, जब आप एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको x की टर्म्स में एक इक्वेशन मिलेगी, x की टर्म में क्या मिलेगी, एक इक्वेशन। और जो इक्वेशन आपको मिलेगी, अगर आपने y को एलिमिनेट किया तो x की टर्म में मिलेगी, और अगर आप y को एलिमिनेट कर सॉरी x को एलिमिनेट करेंगे तो y की टर्म्स में मिलेगी। और वो इक्वेशन जो आपको मिलेगी ना, वो इक्वेशन होगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, यानी कि वही फॉर्म मिलेगी आपको जिसके हमने 6 केसेस पढ़े थे पीआई के। तो देखिए, वो जो केस हमने पढ़े ना 6, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि अब आपको क्या करना होगा, एलिमिनेशन मेथड के बाद आपको क्या करना होगा, एलिमिनेशन के बाद आप कैलकुलेट करेंगे सीएफ एंड पीआई बाय प्रीवियस मेथड, पुराने वाले मेथड से। क्यों? क्योंकि इक्वेशन आपको पुरानी वाली ही मिल जाएगी। और सीएफ और पीआई जब आपको मिल जाएगा तो वहां से आपको क्या मिलेगा, जब सीएफ और पीआई मिल जाएगा दोनों को ऐड कर देना, और जब आप ऐड करेंगे या तो आपको x मिल जाएगा या आपको y मिल जाएगा, वो डिपेंड करेगा कि आपने एलिमिनेट किसको किया था। अगर आपको x मिल जाएगा तो उसके बाद आप y कैलकुलेट कर लीजिए, और अगर पहले y मिलता है तो बाद में x कैलकुलेट कर लीजिए। और x और y जब दोनों आपको मिल जाए तो अपने रिक्वायर्ड आंसर को नीचे लिख दें, x इक्वल टू क्या आ रहा है और y इक्वल टू क्या आ रहा है। याद रखें, x और y t की टर्म्स में आएगा। तो ये तो हो गया हमारा पूरा प्रोसीजर क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अब इस प्रोसीजर को अप्लाई करना है क्वेश्चंस के अंदर। तो देखिए, इस टॉपिक के जो क्वेश्चंस है, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा, है ना, थोड़ा प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि इस टॉपिक के क्वेश्चन काफी ज्यादा लेंथी है इस क्वेश्चन, ठीक है ना। यहां पर क्यों? क्योंकि आपको सीएफपीआई तो निकालना ही निकालना है, उससे पहले आपको एलिमिनेशन भी लगाना है। तो यहां पर काम बढ़ गया है, क्वेश्चन लेंथी होंगे लेकिन बहुत ज्यादा आसान होंगे। अगर आपको सीएफ और पीआई निकालना आता है तो, और देखिए आपको एलिमिनेशन भी आता है, आपको सीएफ कैलकुलेट करना भी आता है, आपको पीआई कैलकुलेट करना भी आता है, तो इसका मतलब नया तो कुछ है ही नहीं, सब पुराना ही है, बस चीजों को ऐड करना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में करना क्या है। दूसरी चीज, क्वेश्चन सब एक ही जैसे हैं, है ना, क्वेश्चंस क्या है, सब एक ही जैसे हैं, थोड़ा बहुत वेरिएशन है कुछ क्वेश्चंस में।
टोटल अगर मैं बात करूं तो यहां पर केवल 4 टाइप के टोटल क्वेश्चन यहां पर बन सकते हैं, और वो 4 टाइप के क्वेश्चन मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। तो मैं आज आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, और ये चारों सफिशिएंट है आपके लिए। इन चारों को अगर आपने समझ लिया तो मान लीजिए टॉपिक आपको एकदम बढ़िया से आ गया। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप प्रीवियस ईयर का कोई भी ईयर का पेपर उठा के देखिए, इस टॉपिक का क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है ना, एग्जाम में। तो सेमेस्टर एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास आ गया, सॉल्व द साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो यहां पर 2 डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है, एक तो ये दी है इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन ये है। दोनों को आपस में क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं दोनों को आपस में। तो पहले देखेंगे क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी गई इक्वेशन है, नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी गई ये इक्वेशन। तो मैं इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए। तो हमें क्या गिवन है, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूं, dx अपॉन dt, dx अपॉन dt। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में x और y को लेफ्ट में लाना है, लेफ्ट में नहीं है x y, तो x और y को लेफ्ट में ले आओ। तो -3x और -2y इक्वल टू में 0। अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, देखो कंपेयर करो। देखो x और y की टर्म लेफ्ट में आ गई, और राइट साइड में मैंने क्या कहा था, या तो t की टर्म्स होगी, या 0 होगा, या कांस्टेंट होगा। तो देखो 0 आ गया, राइट साइड में क्या आ गया, 0। दूसरी वाली इक्वेशन को लिखेंगे, और इसको दूसरी वाली इक्वेशन क्या है, dy बाई dt, dy अपॉन dt -5x और -3y इक्वल टू में है 0। और यहां पर एक को इक्वेशन 1 कह देंगे, एक को इक्वेशन 2। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, जरा यहां पर आप ध्यान देना। देखो यहां पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, d बाई dt की जगह d लिखेंगे। क्या लिखेंगे, d। हम अब d का यूज करेंगे, देखो d आ रहा है ना यहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो अब हम d का यूज करेंगे। अब देखिए यहां पर, तो dx बाई dt की जगह क्या करेंगे, d। तो यहां पर आप क्या करेंगे, पुट d अपॉन dt इज इक्विवेलेंट टू d। तो ऐसा करने के बाद आपको देखिए क्या मिलेगा, ये सब्स्टिट्यूशन आप कर देंगे तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी। ये मिलेगी आपको dx -3x -2y इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब यहां पर जरा ध्यान देना, इसको मैं इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, तो x को कॉमन ले लेते हैं। तो यहां से ये बन जाएगा d -3x और -2y इज इक्वल टू 0। अब देखो ये हमारी जो इक्वेशन है ये आ चुकी है एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, है ना। ये किस में आ चुकी है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ चुकी है। देखिए ये एकदम से स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं था, क्यों, क्योंकि यहां पर d बाई dt यूज हो रहा था। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट, तो इक्वेशन 1 को हमने कन्वर्ट कर दिया स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। देखो यहां fd की जगह d -3 आ गया, x और y की टर्म्स आ रही है। अब आगे देखिए ना, अब यहां पर ध्यान दें, इक्वेशन नंबर 2 को भी कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए यहां पर dy लिखेंगे, dy d बाई dt की जगह d आ जाएगा, dy माइनस, अब देखिए dy के साथ में y की टर्म्स लिखेंगे और x के साथ में x की टर्म। तो यहां पर -3y और -5x इज इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान देना, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से y कॉमन ले लेंगे। एक और चीज देखो, यहां पर x वाली टर्म पहले, y वाली टर्म्स बाद में है, तो हम यहां पर भी ऐसे ही करेंगे। तो 5x को मैं पहले लिख देता हूं -5x, और प्लस इसमें से y कॉमन आ जाएगा, तो d -3 और ये बचेगा y इज इक्वल टू 0। और ये जो हमारी इक्वेशन है इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। अब यहां पर अगर आप ध्यान दें तो ये जो हमारे पास इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 आई है, ये एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ चुकी हैं, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट मैंने आपको यहां बताया था। देखो d का फंक्शन आ गया, x आ गया, d का फंक्शन y आ गया, d का फंक्शन x और d का फंक्शन y, देखो बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। d का फंक्शन x और y, d का यहां पर x और ये d का फंक्शन। तो यहां पर देखो d का फंक्शन मतलब d नहीं है, तो यहां पर कोई बात नहीं, कांस्टेंट तो है। चलिए, तो ये 2 इक्वेशन हमारी आ गई। अब हमें क्या करना है, 3rd और 4th को सॉल्व करना है। अब आपके पास यहां पर चॉइस है कि आप x को भी एलिमिनेट कर सकते हैं और y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। किसको एलिमिनेट करना है अब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। देखिए अगर आप x को एलिमिनेट करना चाहते हैं
तो दोनों में आपको x के कोफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा, और अगर आप y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो y के कोफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि अगर आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी बुक से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, है ना, तो अब आपने किया क्या, आपने x को एलिमिनेट कर दिया, और जो बुक में क्वेश्चन सॉल्व है उन्होंने y को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है ना, आपने x को एलिमिनेट किया, उन्होंने y को एलिमिनेट किया, आपका भी ठीक है, उनका भी ठीक है। लेकिन जब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तो मैक्सिमम केस में आपका जो आंसर है बुक के आंसर से मैच नहीं करेगा, एक आंसर मैच करेगा, एक आंसर मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका आंसर गलत है, आपका भी सही है, बुक का भी सही है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका आंसर बुक के आंसर के साथ मैच करे, तो याद रखना, अगर बुक वाले ने x को एलिमिनेट किया तो आप भी x को एलिमिनेट करना, आंसर मैच करेगा। बुक ने अगर y को एलिमिनेट किया तो आप भी y को एलिमिनेट करना, आंसर मैच करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप दूसरा एलिमिनेट करते हैं तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आंसर बस मैच नहीं करेगा, थोड़ा वेरी करेगा। एक्चुअल में आंसर वेरी इसलिए करता है क्योंकि आप जानते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं उसमें इंटीग्रेशन होता है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, और आप क्लास 12 से जानते होंगे कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में आंसर कई बार वेरी करता है ना, आंसर क्या करता है, वेरी करता है। तो आंसर वेरी करने का मतलब ये नहीं कि आंसर गलत है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें कि आंसर कई बार आपका मैच नहीं करेगा अगर आप अलग तरीके से करते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं यहां पर क्या करता हूं, इन दोनों को सॉल्व करता हूं। देखिए क्या करेंगे, मैं काम करता हूं y को एलिमिनेट करता हूं, किसको, y को। अब जरा ध्यान देना, यहां पर y का कोफिशिएंट -2 है, यहां पर y का कोफिशिएंट d-3 है, मुझे दोनों को बराबर बनाना है। तो दोनों को बराबर बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है, देखिए यहां पर -2 है, -2 यानी कि यहां पर y का कोफिशिएंट 2 है, तो एक काम करो, इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, इसमें देखो 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसमें क्या नहीं है, इसमें d-3 नहीं है तो इसको d-3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो y का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। आप अच्छे से जानते हैं कोफिशिएंट को सेम कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई करके। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, मल्टीप्लाई, देखिए एक क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेंगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, d-3 से, बाय d-3। इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई करेंगे d/3 से, एंड और जो आपकी इक्वेशन 4 है, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ठीक है। इसको भी मल्टीप्लाई किया, इसको भी मल्टीप्लाई किया। अब देखो ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है वो साइन पे डिपेंड करेगा, इसका साइन माइनस है, उसका साइन प्लस है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। अगर साइन सेम होता है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन अलग होता है तो ऐड करते हैं, एंड एडिंग। तो मल्टीप्लाई 3/d-3 एंड 4/2 एंड एडिंग, और इनको क्या कर दें, दोनों इक्वेशन को क्या करें आप, ऐड कर दें, तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। देखिए तो यहां से देखिए क्या आएगा, अब देखो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, पहले 3 को d-3 से, इसको d-3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो d-3 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो d-3 जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो d-3 दो बार आ जाएगा, तो d-3 का होल स्क्वायर x माइनस 2 d-3 y इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए 2 5 या 10 हो जाएगा, तो माइनस का 10x, देखिए x के नीचे x वाली टर्म ही आनी चाहिए और y के नीचे y वाली टर्म ही आनी चाहिए। अच्छा, और 4 को किससे करना है, 2 से, तो प्लस 2 d-3 y इज इक्वल टू 0। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि आपके पास यहां पर दोनों इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो यहां से y वाली टर्म एलिमिनेट हो रही है, देखो ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो आपके पास क्या बच जाता है, यहां से देखो ये बच रहा d-3 का होल स्क्वायर x, और यहां बच रहा माइनस का 10x, तो यहां पर मेरे पास बचा d-3 का होल स्क्वायर x माइनस 10x इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास यहां से आ गया। अब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं, देखिए अब जरा यहां पर ध्यान दें, d-3 का होल स्क्वायर और -10, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, तो x को कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारे पास बचेगा। और पहले d-3 का होल स्क्वायर को मैं ओपन कर लेता हूं, तो d स्क्वायर प्लस 9, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस का 6d x और माइनस का 10x
इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से अब x को कॉमन ले लो, x को क्या करें, कॉमन ले लें, तो ये बचेगा डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9 और माइनस में 10 और बाहर आ जाएगा x इक्वल टू 0। यहां से हमारे पास आ गया डी स्क्वायर माइनस 6d और ये कितना बचेगा -1 इक्वल टू में 0 और यहां पर x आ जाएगा एंड इक्वल टू में बचेगा 0। अब आप ध्यान से देखिए इस इक्वेशन को, क्या ये इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो अब इसको सॉल्व करना, अब जरा ध्यान देना, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट आ गया और यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो इस इक्वेशन से आपको x की वैल्यू मिलेगी, यानी कि अब आपको CF भी निकालना है और आपको PI भी निकालना है। तो मैं इस इक्वेशन को नेक्स्ट स्लाइड पर लिख लेते हैं और इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो डी स्क्वायर माइनस 6d माइनस 1 x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। और आप जानते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन की जब राइट साइड 0 होती है तो PI 0 हो जाता है, सिर्फ CF आपको निकालना है। आप CF निकालिए, PI 0 है और CF और PI दोनों को ऐड कर दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से x को कैलकुलेट करना है। अब देखो एलिमिनेशन मेथड का काम खत्म हो गया, एलिमिनेशन मेथड का काम खत्म हो गया। ये एलिमिनेशन मेथड था जो हमने अप्लाई कर दिया, एलिमिनेशन मेथड कंप्लीट। नाउ ये जो क्वेश्चन है अब कन्वर्ट हो गया किसमें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में। एक और चीज ध्यान रखना, यहां पर क्योंकि राइट साइड 0 है इसलिए PI नहीं निकालना पड़ेगा, लेकिन आगे ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें राइट साइड 0 नहीं होगी तो वहां पर हम PI भी कैलकुलेट करेंगे। चलिए फिलहाल तो इस क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं और यहां से लिखते हैं हम ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या लिखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है जरा ध्यान देना, डी स्क्वायर माइनस 6d माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब मुझे क्या करना है, यहां से मुझे d की वैल्यू निकालनी है। अब देखो यहां से d की वैल्यू कितनी आएगी, d की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहां से d निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर, बी कितना है -6। चलिए पहले फॉर्मूला लिख देता हूं एक बार, अपॉन में 2a। देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्यों लगाया, कैलकुलेटर का यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि यहां पर जो रूट्स आएंगे ना वो इरेशनल आएंगे और मैंने आपको बताया था जब इरेशनल रूट आए और कॉम्प्लेक्स रूट आए तो आप कैलकुलेटर का यूज नहीं करेंगे, आप उनको डायरेक्ट निकालेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। चलिए अब यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो d इज इक्वल टू माइनस बी, बी कितना 6, तो ये 6 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर 36 माइनस 4ac, तो ये प्लस में 4 आ जाएगा और अपॉन में 2। इसको यहां पर कैलकुलेट करते हैं तो देखिए ये आ जाएगा 6 प्लस माइनस, यहां पर अगर आप ध्यान दें 40 का क्या लिख सकते हैं, 2√10, 2√10। 2 को कॉमन लेके काट दीजिए, तो 2 को जब आप कॉमन लेके काटेंगे तो ये मिलेगा आपको 3 प्लस माइनस √10, 3 प्लस माइनस √10। अब यहां पर आगे देखें, इसके बाद चलिए तो यहां पर अब मैं CF लिखने जा रहा हूं, तो देखिए CF कितना होगा, इरेशनल रूट्स के लिए CF का फॉर्मूला लगाएंगे, इरेशनल रूट के लिए CF का फॉर्मूला। तो देखिए जब इरेशनल रूट होते हैं तो CF का फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, e की पावर अल्फा t। और एक चीज और यहां पर ध्यान रखना, यहां x नहीं आएगा, x और y तो डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहां पर हमारा क्या है, t। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, t, क्योंकि d बाई dt की जगह हमने d रखा है, तो यहां पर आंसर हमारा t की टर्म्स में आएगा। तो e की पावर अल्फा t ब्रैकेट में c1 cos हाइपरबोलिक h रूट बीटा t प्लस c2 साइन हाइपरबोलिक h रूट बीटा इंटू टी। अब यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो देखिए CF की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, e की पावर अल्फा कितना है 3, e की पावर 3t, c1 cos बीटा कितना है √10, बीटा कितना है यहां पर √10 और t प्लस c2 साइन h
√10t। ये मेरे पास आ गया CF। तो CF तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, CF के बाद अब हमें कैलकुलेट करना है PI, और PI तो 0 ही है। PI कितना है, 0 है। देखिए चलिए PI निकालता हूं पहले। PI, तो PI कैलकुलेट नहीं करना, PI 0 है। क्यों, क्योंकि राइट साइड 0 है। अब यहां से मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी, x की कि y की। ध्यान रखना यहां x की वैल्यू मिलेगी, जो वेरिएबल यहां आ रहा है उसी की तो वैल्यू मिलेगी x। तो यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी आपके पास, और x क्या होगा, CF प्लस PI, और CF आप निकाल चुके हैं e⁻3t ब्रैकेट में C1 cos h √10t प्लस C2 sin h √10t। ये मेरे पास आ जाएगा x की वैल्यू। तो एक पार्ट हमारा क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया, x हमारे पास आ गया, लेकिन अभी y को निकालना है, y को कैलकुलेट करना है। अब यहां से y को कैलकुलेट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। अब जरा ध्यान देना, यहां से हम y को दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, एक तरीका तो ये है कि जैसे आपने वापस आप यहां पर जाएं और आप अभी एलिमिनेट किया था आपने y को, आप दोबारा से एलिमिनेशन मेथड लगाएं और x को एलिमिनेट कर दें। क्या कर दें, x को एलिमिनेट कर दें। तो जब आप x को एलिमिनेट करेंगे तो आपको क्या होगा, यहां पर y के, ये y की टर्म्स में मिलेगा। अब यहां पर y आएगा, तो आप अब फिर से ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखें, फिर से CF निकालें, PI निकालें, दोनों को ऐड कर दें तो y आ जाएगा। एक तरीका तो ये है ना, जैसा कि आप 10th में भी करते थे। वहां पर क्या करते थे भाई, आपने y को एलिमिनेट किया तो x आ जाएगा, अगर आप x को एलिमिनेट करेंगे तो y आ जाएगा। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है जो हम 10th में भी यूज करते थे। क्या तरीका है कि आपने अगर y को एलिमिनेट करके x निकाल लिया है, तो अब जो x आपने कैलकुलेट किया है उस x को आप इक्वेशन नंबर 1 या 2 में पुट कर दीजिए, तो आपके पास y आ जाएगा। ठीक है ना, तो वो हमारा दूसरा तरीका है। तो हम वही वाला तरीका यूज करेंगे, वो आसान पड़ेगा। क्योंकि अगर हम मैं दोबारा से y को निकालने जाऊं प्रॉपर तरीके से जैसा अभी निकाला है, तो फिर से एक बार और इतना बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस x को इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी एक में पुट करेंगे और y को निकाल लेंगे। देखिए मैं बताता हूं कैसे। ठीक है ना, चलिए तो ये तो आपको समझ में आ गया यहां तक। ये हमारा हो जाएगा e⁻3t, और यहां पर क्या था, x इज इक्वल टू CF प्लस। तो ये हमारा x की वैल्यू आ गई। अब जरा आगे ध्यान देना ना, अब हम क्या करेंगे, इस x को पुट करेंगे। किस इक्वेशन में पुट करें, देखना पड़ेगा कौन से में पुट करना है, 1 में पुट करना है या 2 में पुट करना है। कर तो किसी में भी सकते हैं, लेकिन अब ये भी देखना पड़ेगा किस में आसान है। देखो x है मेरे पास, अगर मैं x इस वाली इक्वेशन में पुट करूं, इक्वेशन नंबर 2 में, तो प्रॉब्लम क्या आएगी, मुझे y निकालना है। मैं यहां पर x की जगह पुट कर दूंगा, मुझे y कैलकुलेट करना है, यहां पर भी y है, तो इसमें पुट करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहां पर y का डेरिवेटिव लिखा है dy/dt, और आपको y चाहिए, और आपको मालूम है dy/dt को अगर आपको y में कन्वर्ट करना है तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो अगर आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया तो आपको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करने से अच्छा तो यह है कि आप उसको दोबारा से ही सॉल्व कर ले पूरा। तो आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट नहीं करेंगे, अगर आपने 2 में पुट करा तो बहुत टफ हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 1 में पुट करेंगे। क्यों, क्योंकि जब आप 1 में देखो x को पुट करोगे, यहां पर x को पुट करो और यहां पर x को डिफरेंशिएट करके पुट करो, तो डिफरेंशिएशन करना आसान होता है कंपेयर टू इंटीग्रेशन। तो आप क्या करेंगे, x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो आप इक्वेशन नंबर 1 में से y को निकालिए पहले, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब यहां पर आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। अब जरा इक्वेशन 1 पे ध्यान दीजिए क्या थी, dx/dt, यहां से मुझे y निकालना है, dx/dt माइनस 3x माइनस 2y, dx/dt माइनस 3, dx/dt माइनस 3x माइनस 2y, माइनस 3x माइनस 2y इक्वल टू 0 है। मुझे यहां से y चाहिए, तो देखो y कितना आएगा, 2y इज इक्वल टू dx/dt और माइनस 3x। तो देखो अब जरा ध्यान से समझो बात को, आपको क्या करना है, y निकालना है ना, तो आप पहले ये x है आपके पास, इसको डिफरेंशिएट करके यहां पुट कर दो। ठीक है, और x आपके पास, यहां पर x की जगह पर x पुट कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा y। क्या आ जाएगा, y आपके पास आ जाएगा।
अब देखिए कैसे आएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। तो मैं एक काम करता हूं, पहले मैं dx बाई dt निकाल लेता हूं। क्या कर देता हूं? dx बाई dt निकाल लेता हूं, उससे आसान हो जाएगा कि मुझे करना क्या है। देखिए, तो यहां से क्या करूंगा, इसको मैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। अब जरा ध्यान देना कितना आएगा, dx बाई dt इज इक्वल टू, देखो इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है पूरे फंक्शन को। यहां पर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में लिखे, एक e की पावर 3t और दूसरा ये पूरा ब्रैकेट में। तो प्रोडक्ट रूल लगा देता हूं, e की पावर 3t को पहले मैं ऐसे ही लिखूंगा एज इट इज, और इस ब्रैकेट वाले का डिफरेंशिएशन करूंगा। तो देखना जरा कितना आएगा, ब्रैकेट वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा c1 cos हाइपरबोलिक h tan t का डिफरेंशिएशन। देखिए साइन हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक और tan हाइपरबोलिक का डिफरेंशिएशन, साइन का कॉस होगा, कॉस का साइन होगा, ठीक है ना, और कॉस का साइन, साइन का कॉस, और प्लस में आएंगे दोनों। तो यहां पर देखिए c1 कॉस हाइपरबोलिक का डिफरेंशिएशन साइन, तो साइन h रूट टेन टी, और उसके बाद ये जो रूट टेन टी है इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो रूट टेन आ जाएगा, जो कि मल्टीप्लाई में आएगा। जैसे हम डिफरेंशिएशन करते थे ना साइन 2x का, तो साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 2 मल्टीप्लाई में आ जाता है, और साइन का हो जाएगा cos 2x। तो वैसे यहां पर भी होगा, रूट टेन मल्टीप्लाई में आ जाएगा, प्लस c2। देखिए यहां पर हाइपरबोलिक में ध्यान रखना, वैसे तो cos का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस साइन होता है, लेकिन cos हाइपरबोलिक का प्लस साइन ही होता है, और साइन हाइपरबोलिक का भी प्लस cos होता है, tan का भी प्लस में होता है sec स्क्वायर, ठीक है। तो एक्चुअल में हाइपरबोलिक में क्या होता है कि हमारे स्टार्टिंग के जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन कॉस और tan, तीनों का पॉजिटिव होता है और बाकी तीनों का बचे हुए का नेगेटिव होता है। c2 साइन h का cos h, अच्छा यहां पर भी c2 साइन का cos h अंडर रूट में tan t, और रूट tan t का करेंगे तो रूट 10 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। इसमें से आप रूट 10 को बाहर कॉमन ले सकते हैं, रूट 10 को क्या कर सकते हैं, बाहर कॉमन ले सकते हैं। तो मैं रूट 10 को बाहर कॉमन ले लूंगा, तो देखिए कितना आ जाएगा, तो dx बाई dt इज इक्वल टू, बाहर कितना था, e की पावर 3t तो पहले से ही था। अच्छा अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो फर्स्ट को एज इट इज और दूसरे का डिफरेंशिएशन किया, प्लस अब हमारे पास क्या रहेगा, अब दूसरे को ऐसे लिखेंगे और पहले वाले का डिफरेंशिएशन। तो देखिए दूसरे वाले को अगर आप ऐसे लिखेंगे तो कितना आएगा, और पहले वाले का डिफरेंशिएशन कितना होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर 3t और 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा 3 e की पावर 3t, और ब्रैकेट वाला पार्ट में नीचे लिख रहा हूं, ब्रैकेट में सेम रहेगा c1 cos h रूट tan t प्लस c2 sin h रूट tan t, ये हमारा ब्रैकेट में पार्ट आएगा। तो ये हमारा आ गया dx बाई dt। ना अब dx बाई dt को मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूं, देखिए कितना आएगा, dx बाई dt इज इक्वल टू e की पावर 3t, और ब्रैकेट में e की पावर 3t और बाहर 10 भी आ गया, यहां से रूट 10 बाहर कॉमन आ जाएगा, तो इनटू रूट 10, और ब्रैकेट में हमारे पास क्या आएगा, c1 sin h रूट 10t, c1 sin h रूट 10t प्लस c2 cos h रूट 10t प्लस 3e की पावर 3t दूसरा वाला पार्ट, 3e की पावर 3t दूसरा वाला पार्ट, c1 cos h रूट 10t प्लस c2 sin h रूट 10t, ये हमारे पास आ जाएगा dx बाई dt। तो ये dx बाई dt की वैल्यू है। चलिए अब हमारे पास x भी है, dx बाई dt भी है, सब कुछ है हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ पुट इन इक्वेशन 1, पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 1, नाउ पुट दिस वैल्यूज, या फ्रॉम इक्वेशन 1, पहले मैं इक्वेशन 1 ही लिख लेता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब जरा ध्यान देना, इक्वेशन 1 को मैं यहां लिख रहा हूं,
इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, dx बाई डी टी माइनस 3x माइनस 2y, dx बाई डी टी माइनस 3x माइनस 2y इक्वल टू 0। क्या यही है, एक बार देख लेते हैं, dx बाई डी टी माइनस 3x माइनस 2y इक्वल टू 0, बिल्कुल। अब यहां पर आ जाइए, यहां पर देखिए वैल्यू हमें निकालना y, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं 2y इज इक्वल टू dx बाई डी टी और माइनस 3x। अब मेरे पास dx बाई डी टी भी है और मेरे पास माइनस में 3x भी है, मैं यहां पर x की वैल्यू भी पुट कर देता हूं और dx बाई डी टी की वैल्यू भी पुट कर देता हूं। अब जरा ध्यान देना, देखिए कितना आएगा, 2y इज इक्वल टू dx बाई डी टी लिखा है हमारे पास √10 e की पावर 3t, है ना, ब्रैकेट में c1 sin h √10 t प्लस c2 cos h √10 t प्लस 3e की पावर 3t c1 cos h अंडर रूट में 10t प्लस c2 sin h अंडर रूट में 10t, और इसके बाद माइनस में यहां लिख देता हूं माइनस 3x, x क्या था, अब जरा x को भी ध्यान देना, x ये रहा e की पावर 3t, e की पावर 3t और ब्रैकेट में c1 cos h √10t प्लस c2 sin h √10t, ये हमारे पास आ जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये प्लस में है, ये माइनस में और सेम लिखा है, तो यहां पर ये पूरा पार्ट और ये पूरा पार्ट आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास y 2y की वैल्यू क्या बची, ये बचेगी, है ना। तो यहां से 2y को जरा ध्यान दीजिए, तो यहां से मैं 2y लिख देता हूं आगे, देखो 2y इक्वल टू 2y इज इक्वल टू √10 e की पावर 3t √10 e की पावर 3t ब्रैकेट में c1 sin h √10t c1 sin h √10t प्लस c2 cos h √10t, यही आएगा, है ना। ये इतना बचा, बाकी तो कैंसिल हो गया, c2 cos h 10t। अब यहां से 2 को नीचे ले जाते हैं, तो यहां से देखिए y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, यहां से y आपके पास आ जाएगा √10/2 इंटू e की पावर 3t और ब्रैकेट में c1 sin h √10t प्लस c2 cos h √10t, ये हो गया आपके पास y, और x कितना आ गया था, x भी आपके पास आ चुका था, x था आपके पास e की पावर 3t, है ना, e की पावर 3t, तो यहां पर मैं साथ में x भी लिख देता हूं, तो e की पावर में 3t c1 cos h √10t प्लस c2 sin h √10t, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो गया। तो देखिए साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा एक्चुअल में वो x और y की वैल्यू होगी। आप यहां पर देख सकते हैं x इन टर्म्स ऑफ t आया है, इन टर्म्स ऑफ t आया है, y भी इन टर्म्स ऑफ t आया है, t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये पूरा प्रोसीजर हो गया। देखिए बहुत ही आसान है, आपको अगर दो साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो क्या करना, सबसे पहले उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद आप उसमें से x या y को एलिमिनेट कर दो, किसी एक को, है ना। जनरली कोशिश क्या करो कि y को ही एलिमिनेट करिए, क्योंकि y को एलिमिनेट करेंगे तो ज्यादातर बुक में y को एलिमिनेट किया गया तो आपके आंसर मैच करेंगे, है ना। उससे ये कंफर्म हो जाएगा कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं है। वैसे आप किसी को भी कर सकते हैं, तो आप x और y दोनों में से किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि y को एलिमिनेट करें, उससे आपको फायदा होगा। एलिमिनेट करने के बाद आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट होगी। उसको आप सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद आपको x या y की वैल्यू मिल जाएगी, और जो वैल्यू मिली उसको वापस इक्वेशन में पुट कर दें तो आपको दूसरी वैल्यू भी मिल जाएगी। लेकिन हाँ,
आगे मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसा भी आएगा जहां पर हम वैल्यू पुट नहीं करेंगे, क्योंकि वहां वैल्यू पुट करके ज्यादा टफ हो जाता है, वहां पर हम दोबारा से ही करेंगे। तो ऐसा भी क्वेश्चन मैं आज आपको कराऊंगा। तो चलिए, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता ही आता है। जैसे पहले यूनिट 2 में हमारे पास एक टॉपिक था लेबनिज थ्योरम, उसका क्वेश्चन हमेशा आता ही है। तो ये भी एक ऐसा ही टॉपिक है जिसका क्वेश्चन हमेशा आता है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। सॉल्व द साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगेन हमें साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। अंतर क्या है उसमें और इसमें? देखो, दोनों एक ही जैसी लग रही देखने में, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बस यहां पर क्या बोला है, कंडीशन दे दी आपको। ये हमारा दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया। इसमें क्या दे दी? कंडीशन दे दी। ठीक है, तो देखो, पहले क्वेश्चन में इस वाले क्वेश्चन में अंतर समझ में आ रहा है। दोनों ही क्वेश्चन की राइट साइड 0 है, पीआई नहीं निकालना आपको, केवल सीएफ निकालना है। तो चलिए, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए, सबसे पहले इनको मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखूंगा, है ना। तो देखिए, पहली इक्वेशन हमारे पास dx अपॉन dt प्लस x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। dy बाई dt प्लस x प्लस 4y इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों इक्वेशन मैंने लिख दी। अब क्या करेंगे? अब इसको d की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। नाउ पुट डी बाई डी टी की जगह पर क्या पुट कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे कैपिटल डी को। तो ऐसा करने से देखो आपको क्या मिलेगा, जरा ध्यान देना। यहां पर dx आ जाएगा, यहां पर dx आ जाएगा, dx प्लस x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x को कॉमन ले लो, तो x को कॉमन लेंगे तो ये d प्लस 1 और x माइनस 2y इक्वल टू 0 आ जाएगा। d प्लस 1 माइनस 2y, d प्लस 1 हो गया, माइनस 2y इक्वल टू में 0। ये हमारे पास आ गया। इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3। ना अब चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन पे। देखें, अब इसके बाद हम बात करते हैं, इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 को। तो यहां पर dy, अब देखिए dy, y के साथ में y के टर्म लिखा करो, तो dy प्लस 4y और प्लस में x इज इक्वल टू 0। दूसरा, अगर इस इक्वेशन में x पहले और y बाद में है, तो इसमें भी आपको x पहले और y को बाद में करना है। तो मैं एक काम करता हूं, x को पहले लिख लेता हूं, तो x प्लस इन दोनों में से y कॉमन आएगा, तो d प्लस 4 हो जाएगा। d प्लस 4y इज इक्वल टू 0। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर। अब हमें थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करना है ना। तो यहां से या तो x को एलिमिनेट कर दीजिए या y को एलिमिनेट कर दीजिए। देखिए, किसको एलिमिनेट करेंगे, ध्यान देना। तो मैं यहां पर y को एलिमिनेट कर रहा हूं। तो देखिए, y को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, यहां पर y का कोफिशिएंट d प्लस 4 है और यहां पर y का कोफिशिएंट 2 है। तो एक काम करते हैं, यहां पर d प्लस 4 नहीं है, तो इसको d प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहां पर 2 नहीं है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 3। देखिए, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान देना किससे करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय, देखिए 3 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम? 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं d प्लस 4 से, d प्लस 4 से, और 4 को एंड 4 बाय 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, एंड एडिंग, और उसके बाद इनको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो देखना जरा क्या आ जाएगा ऐड करने के बाद, ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं 3 को d प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, d प्लस 4, तो ये कितना आ जाएगा? d प्लस 1, d प्लस 4, क्योंकि d प्लस 4 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो d प्लस 1 पहले से था, d प्लस 4 और आ गया, इंटू x माइनस 2d प्लस 4, और ये क्या है? y इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब फोर्थ को भी करेंगे, तो देखिए फोर्थ को करने पे क्या मिलेगा, ध्यान देना जरा। फोर्थ को, इसको करेंगे फोर्थ को किससे? 2 से, तो ये 2x हो जाएगा,
तो यहां पर तो आएगा 2x, देखिए x के नीचे x आएगा 2x, यहां लिखा मैंने ना। अब 4 को हम 2 से कर दिया हमने, ये 2x आ गया, इसको भी 2 से करेंगे तो प्लस 2d प्लस 4y इक्वल टू 0, और उसके बाद इन दोनों को कर देंगे ऐड। ऐड क्यों करेंगे? क्योंकि जिसका कोफिशिएंट हमने बराबर बनाया, सेम बनाया है, उन दोनों के साइन अलग अलग हैं। अगर साइन सेम होते तो मैं माइनस करता, सब्ट्रैक्ट। तो यहां से देखो ये कैंसिल आउट हो गया, तो इसको कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या बच रहा है, जरा ध्यान देना। हमारे पास बच रहा है, ये बचेगा। तो इन दोनों को d प्लस 1 d प्लस 4 x प्लस 2x इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, और उसके बाद x को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो d प्लस 1 और d प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए d का मल्टीप्लाई d में d स्क्वायर प्लस 4d, d स्क्वायर प्लस 4d प्लस, देखिए d का मल्टीप्लाई d में d स्क्वायर 4d प्लस d प्लस 4 प्लस d प्लस 4 प्लस d प्लस 4 और बाहर आएगा x, है ना। तो प्लस d प्लस 4 बाहर x आ गया, प्लस 2x इक्वल टू 0। तो प्लस में 2x और इक्वल टू में 0। अब इसके आगे देखिए, x को कॉमन ले लीजिए, x को आप जैसे ही कॉमन लेंगे तो देखो ये 5d हो गया, तो d स्क्वायर प्लस 5d प्लस 4, और x क्योंकि कॉमन ले लिया तो ये प्लस 2 और x आ गया बाहर इक्वल टू में 0। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, d स्क्वायर प्लस 5d n प्लस में 6 और बाहर आया x इक्वल टू में 0। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को, सॉरी ये क्या आ गया, x के फॉर्म में। अब ये क्या आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, जिसमें आप CF निकालेंगे, PI निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से अब देखिए जरा ऑक्सिलरी इक्वेशन, ना ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी मेरी d स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6 इक्वल टू में 0। अब इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिए, तो यहां से आपके पास d की, या फैक्टर कर लीजिए, देखिए फैक्टर क्या हो जाएंगे, d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2d प्लस 6 इक्वल टू 0। यहां से d कॉमन आएगा तो d प्लस 3, यहां से 2 कॉमन आएगा तो d प्लस 3। तो आपके पास फैक्टर आ गए d प्लस 3 और d प्लस 2, d प्लस 2 इक्वल टू 0, और d की दो वैल्यू हमें यहां से मिल गई, एक -2 और एक -3। कैलकुलेटर में डायरेक्ट आपको मिल जाएंगे -2 और -3। अब देखिए आगे, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसका CF लिखेंगे। तो CF देखिए कितना आ जाएगा ना, CF इज इक्वल टू, देखिए रियल एंड डिफरेंट रूट्स है, तो CF क्या आएगा, C1 e की पावर -2t प्लस C2 e की पावर में -3t, ये हमारा आएगा CF, है ना। ना PI 0 है, PI कितना है, 0। तो CF भी आ गया, PI भी आ गया। अब देखो क्या करेंगे, CF और PI जब आ गया तो x निकालना था मुझे, x क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो यहां से x की वैल्यू मुझे मिल गई C1, x इज इक्वल टू C1 e की पावर -2t प्लस C2 e की पावर में -3t, ये हमारे पास आ गया CF और PI दोनों को ऐड कर दिया तो x आ गया मेरे पास, दिस इज द x। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, y, है ना। तो y के लिए क्या करेंगे, इसको इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट किया जाए कि हमारे पास y आ जाए, तो चलिए चेक करते हैं। x निकाला हमने, देखो अगर मैं यहां पर x को पुट करूं तो मुझे यहां dx बाई dt चाहिए और x चाहिए, है मेरे पास, और यहां से y आ जाएगा। यहां अगर मैं पुट करूं x है मेरे पास और मुझे y चाहिए, तो मुझे तो इंटीग्रेशन करना पड़ जाएगा, इसलिए इस इक्वेशन में पुट नहीं करेंगे, ठीक है ना। जहां पर इंटीग्रेशन करना पड़े वहां पर पुट नहीं करेंगे, जहां डिफरेंशिएशन करना पड़े वहां पर पुट करेंगे। तो चलिए इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो 1 में पुट करने के लिए dx बाई dt और चाहिए, तो पहले dx बाई dt निकाल लेता हूं। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, तो t के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे,
डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए कितना आएगा, तो dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू dx अपॉन डी टी, इसका डिफरेंशिएशन देखिए C1 तो कांस्टेंट है, e की पावर माइनस टू टी का e की पावर माइनस टू टी होगा और माइनस टू मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो माइनस टू C1 e की पावर माइनस टू टी माइनस 3C2 e की पावर माइनस 3t, ये हमारा आ गया डिफरेंशिएशन dx बाई, तो मेरे पास x भी आ गया, dx बाई dt भी आ गया। अब मैं क्या करूंगा, सीधे इक्वेशन नंबर 1 ले लूंगा ना, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब जरा 1 से देखिए 1 इक्वेशन है क्या, पहले 1 को लिख लेता हूं मैं, dx बाई dt प्लस x माइनस 2y, dx बाई dt प्लस x माइनस 2y इक्वल टू में 0, यही है, dx बाई dt प्लस x माइनस 2y इक्वल टू में 0, बिल्कुल। अब यहां से मुझे y निकालना है, तो देखिए y कैसे निकलेगा, जरा ध्यान देना, y देखिए यहां से 2y इक्वल टू आ जाएगा, 2y इज इक्वल टू dx बाई dt और प्लस में x, और dx बाई dt और x की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे तो मुझे y की वैल्यू मिलेगी, देखिए y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 2y इज इक्वल टू dx बाई dt कितना है, ये रहा, माइनस का 2C1 e की पावर माइनस में 2t माइनस 3C2 e की पावर माइनस 3t, ये था dx बाई dt, ना प्लस x ये रहा, C1 e की पावर में माइनस 2t प्लस नीचे लिख देता हूं C2 e की पावर में माइनस 3t, ये मेरे पास आएगा। और इसको अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो देखिए कितना आ जाएगा, 2y इज इक्वल टू यहां से माइनस का 2, देखो अब ध्यान देना, माइनस का 2C1 e की पावर माइनस 2t है, अगर आप ध्यान दें ये और ये दोनों सेम है, एक प्लस में एक माइनस में है, तो यहां माइनस का 2 टाइम्स है, वहां प्लस का 1 टाइम्स है, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 2 है यहां पर और यहां पर प्लस 1 है, तो माइनस 1 माइनस का 1 बचेगा, माइनस C1 e की पावर माइनस 2t। सिमिलरली यहां पर 3 है और यहां पर 1 है, तो यहां पर 2 बचेगा माइनस का, तो माइनस 2C2 e की पावर माइनस 3t, और यहां से जब मैं y निकालूंगा तो देखिए y कितना आ जाएगा, 2 डिवाइड में जाएगा, तो यहां पे माइनस का 1/2 C1 e की पावर में माइनस 2t, और यहां 2 से 2 कट जाएगा, माइनस C2 e की पावर में माइनस 3t, और यहां से ये वैल्यू हमारी होगी किसकी, y की। तो मेरे पास x और y आ गया, लेकिन इस बार आपसे x और y पूछा तो था, लेकिन x और y कब पूछा था, when x 0, देखिए x के ब्रैकेट में 0 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि जब t 0 है, जब t 0 है तो x की वैल्यू 1 है, इसका मतलब समझिए जरा क्या है, ये कहना चाहते हैं कि जब t क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर मैं t को 0 पुट कर दूं तो x 1 आ जाता है, और अगर हम t को 0 पुट कर दें तो y भी 1 आ जाता है। इन दोनों का मतलब यहां पर 2 सेंटेंस है कि जब t 0 है x 1 है, जब t 0 है y भी 1 है। तो इसी कंडीशन को अब मैं अप्लाई करता हूं आगे, देखिए तो ये एक्चुअल में हमारी बाउंड्री कंडीशन है। नाउ व्हेन, अब यहां पर पहला केस हमारा क्या बनेगा, व्हेन t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1, जब t 0 है तो x हमारे पास क्या है, 1 है, देखिए t 0 है तो x 1 है। अब इसी कंडीशन का हम यूज करेंगे कि जब t 0 है तो x 1 है। अब देखो यहां पर ये पुट कर दीजिए, ये रहा आपके पास x, कहां गया, ये x है, तो t की जगह 0 पुट कर दे और x की जगह 1 पुट कर दे तो क्या आएगा। अब यहां पर देखो x की जगह 1 पुट कर रहा हूं मैं, लेफ्ट साइड में 1 पुट करूंगा, 1 इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या लिखा है, C1 e की पावर माइनस 2t, C1 e की पावर में माइनस 2t, मतलब t 0 पुट करना है तो e की पावर 0 हो जाएगा, प्लस C2 e की पावर माइनस 3t, मतलब ये भी 0 आ जाएगा, तो e की पावर 0 तो 1 ही होता है, तो यहां से हमें क्या मिल गया, C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 1। ये एक इक्वेशन हमें यहां से मिल गई है। मैं इस इक्वेशन को नंबरिंग दे देता हूं, है ना। चलिए देखिए इस इक्वेशन को, इससे पहले हमारे पास कितनी नंबरिंग हो गई थी, 4, तो इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 5। अब क्या करना है, सेकंड केस चलते हैं। सेकंड केस क्या है हमारे पास, व्हेन t इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1,
जब t 0 है तो y अगेन कितना है 1 है। तो अब हम y वाली इक्वेशन पे चलते हैं, यहां पर 1 पुट करो, उधर t की जगह 0 पुट करो, तो लेफ्ट साइड में 1 और उधर 0, तो कितना आ जाएगा देखिए माइनस का 1/2 c1 e की पावर 0, माइनस का 1/2 c1 e की पावर 0। तो देखो माइनस का 1/2 c1 और e की पावर में t है ना 2t, तो ये तो 0 हो गया, e की पावर 0 माइनस c2 और e की पावर में यहां भी 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो 1 यहां आ जाएगा माइनस का c1/2 और माइनस का c2, ये मेरे पास आ जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करें एलसीएम लेके, तो देखो कितना आएगा, माइनस कॉमन ले लेता हूं, एलसीएम ले लेता हूं, तो ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू माइनस c1, 2 इज इक्वल टू माइनस c1 और माइनस का 2c2। इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 6। अब मुझे क्या करना है, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को आपस में सॉल्व करना है, आपस में क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको मैं सही सीधे करके लिख देता हूं, तो माइनस का c1 माइनस का 2c2 इज इक्वल टू 2, दिस इज द इक्वेशन नंबर 6। अब मुझे दोनों को सॉल्व करके आंसर लिखना है। देखिए फिर से एलिमिनेशन मेथड से दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ऐड इक्वेशन 5 एंड 6। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, 5 प्लस 6 दोनों को ऐड कर रहा हूं। देखिए क्या आ जाएगा, c1 प्लस c2 इज इक्वल टू 1, माइनस का c1 और माइनस का 2c2 इज इक्वल टू 2। दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो ये कैंसिल, और यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का c2 और इधर आ जाएगा 3, यानी कि c2 की वैल्यू आ गई -3। c2 की वैल्यू कितनी आ गई, -3 हमारे पास आ गई। चलिए c2 आ गया हमारे पास -3। अब c1 देखो, अगर c2 देखिए c2 अगर -3 है तो c1 4 आ जाएगा, तो c1 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हमारे पास c1 भी आ गया और c2 भी आ गया, दोनों आ गए। ना पुट c1 एंड c2 इन, अच्छा इनको कोई नंबरिंग नहीं दी थी हमने, है ना, तो पुट c1 एंड c2 इन x एंड y, पुट c1 एंड c2, पुट c1 एंड c2 इन x एंड y। x और y वाली इक्वेशन में c1 और c2 को क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, है ना, इन x एंड y। अब जरा ध्यान देना क्या आएगा पुट करने के बाद, देखिए तो यहां पर c1 कितना है, -c1 है 4 और c2 है -3। अब यहां पर आ जाइए, यहां पर पुट करना है x इक्वल टू c1 की जगह c1 की वैल्यू लिखेंगे, तो x इज इक्वल टू c1 है, c1 हमारे पास 4 e की पावर -2t, e की पावर -2t प्लस c2, c2 कितना है -3, तो -3 e की पावर -3t, ये होगा हमारा इसका फाइनल आंसर। ठीक है ना। चलिए अब पहले x और y में भी लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू, y कहां पर है, y भी यहीं पर है, ये रहा हमारे पास y। c1 कितना आया 4, तो यहां देखो 4/2 हो जाएगा, यानी कि ये बचेगा -2, तो -2 e की पावर 2t, -2 e की पावर -2t, है ना। ये c1 4 था ना, तो 4/2, तो -2 बचेगा। c2 कितना है -3, तो माइनस पहले से है, +3 हो जाएगा, तो प्लस का 3 e की पावर -3t, और ये जो दोनों हमें आंसर मिले हैं यही हमारे इस क्वेश्चन के फाइनल आंसर, ठीक है ना। यही दोनों हमारे क्या हैं, इस क्वेश्चन के फाइनल आंसर हमारे पास आ गए। तो देखो क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ा सा हमें क्या करना है, ध्यान देने की जरूरत है। तो मेरे ख्याल से दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि कैसे इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए दो ही क्वेश्चन से आपको क्वेश्चन का आइडिया लग गया होगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन सारे एक ही जैसे, थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस आएगा बस, है ना। नाउ थर्ड टाइप का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो क्या यहां पर अब राइट साइड भी आ गई, यहां राइट साइड भी आ जाएगी, है ना। देखो इसमें राइट साइड आ चुकी है, तो अब देखिए इनको कैसे सॉल्व करेंगे। अब जरा इसको ध्यान से देखिए, तो पहले मैं इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूं, तो d2 x अपॉन
dt स्क्वायर माइनस 4 dx अपॉन dt प्लस 4x। देखिए इक्वेशन थोड़ी सी बड़ी बड़ी है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करना वैसे ही है ना। चलिए देखिए, तो d2x अपॉन dt स्क्वायर माइनस 4dx बाई dt प्लस 4x इक्वल टू में y। अब ये जो इक्वल टू में y लिखा है इसको भी लेफ्ट में लेके आओ, क्योंकि x और y तो सब लेफ्ट में रहते हैं। इक्वल टू में 0। नाउ इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन d2y अपॉन dt स्क्वायर प्लस 4 dy बाई dt प्लस 4y और माइनस का 25x लेफ्ट में लेके आओ इसको भी, 25x इज इक्वल टू 16 की पावर t, 16 की पावर t। तो ये हमारे पास होगी, इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 2। ये क्या होगी हमारी इक्वेशन नंबर। तो इक्वेशन 1 और 2 हमारे पास आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको d की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ना। पुट d बाई डी टी के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, कैपिटल D, और डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर। तो चलिए ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं, देखिए हमारे पास क्या आएगा, इसमें पुट करेंगे तो डी स्क्वायर माइनस 4d, अच्छा x भी है, डी स्क्वायर x माइनस 4dx प्लस 4x माइनस y इक्वल टू में 0। अब इसमें से तीनों टर्म में से पहली 3 टर्म में से x कॉमन आ रहा है, तो x को कॉमन ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4x माइनस y इक्वल टू में 0, और इसको मैं कहूंगा इक्वेशन नंबर 3। अब आगे देंगे, 3 इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब क्या करना है इसके आगे, देखिए ये तो इक्वेशन नंबर 3 आई, कहां से 1 से, अब 2 से 4 आएगी, तो 2 में सब्स्टिट्यूट करें, डी स्क्वायर वाई प्लस 4d वाई प्लस 4y और माइनस में 25x इज इक्वल टू 16 की पावर में t, e की पावर में t, 16 की पावर में t हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब जरा आगे देखें, अब क्या करना है, इसमें से y को कॉमन ले लें, डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4y कॉमन आ रहा है, और माइनस का 25x इज इक्वल टू 16 e की पावर। इसी को अभी इक्वेशन 4 नहीं मानना, देखो क्या है एक्चुअल में, इसमें पहले x है बाद में y, और यहां पहले y और बाद में x आ रहा है, पहले सीधा करके लिख दो इसको, x को पहले लिखो माइनस 25x प्लस डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 और बाहर आ जाएगा y इज इक्वल टू 16 की पावर t। नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। ये इक्वेशन 4 आ गई मेरे पास। अब मुझे क्या करना है, थर्ड और फोर्थ को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है ना। तो किसको एलिमिनेट करें, तो मैं अगेन y को एलिमिनेट करूंगा। देखो यहां y का कोफिशिएंट 1 है, या y का कोफिशिएंट इतना लिखा है, तो एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 को डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे बाय किससे, डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 3 को, है ना। और उसके बाद क्या करेंगे, एंड एडिंग, और ऐड कर देंगे, एडिंग टू इक्वेशन नंबर 4। ऐसा करने के बाद इसको फोर्थ इक्वेशन में ऐड कर देंगे। अब जरा ध्यान देना, बहुत आसान हो जाएगा। हमें थर्ड में मल्टीप्लाई करना है, किससे, डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 से। और देखो यहां पर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x में भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, इधर भी करेंगे, तो यहां पर ये 2 फैक्टर आ जाएंगे भाई हमारे पास, डी स्क्वायर, हाँ डी स्क्वायर
अब यहां पर मैं लिख रहा हूं डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4, ये तो पहले से ही था, इससे और मल्टीप्लाई हो गया, डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4, और ये x है। जरा ध्यान देना, इसको पहले से ही था x, इसको इससे मल्टीप्लाई और किया तो ये 2 फैक्टर हो गए और x बाहर है, माइनस y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4, ये हमारा y का कोफिशिएंट बन गया, इक्वल टू में आ जाएगा 0। अब इक्वेशन 4 में कुछ नहीं करना, जैसी इक्वेशन है वैसी इसके नीचे लिख के ऐड कर देना है। तो देखिए क्या है 25x, तो मैं यहां पर लिख देता हूं माइनस का 25x, x के नीचे x आ गया, y के नीचे y वाली टर्म आएगी, तो प्लस में डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4y इज इक्वल टू में कितना है 16 e की पावर में t, 16 e की पावर में t। अब दोनों को ऐड करेंगे, ऐड ही क्यों करेंगे, ऐड इसलिए करेंगे क्योंकि दोनों का साइन अलग अलग है। बात समझ में आ रही है? ठीक, अब यहां पर देखो ये दोनों पार्ट तो हमारे हो गए खत्म, हमारा पास ये दोनों पार्ट बचे और इक्वल टू में 16 e की पावर t। अब जरा ध्यान देना क्या आ जाएगा, देखो मैं मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं, चलिए मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट स्लाइड पे लिखेंगे। यहां पर हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4, डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4, ये हमारे पास दूसरा फैक्टर आ गया, और माइनस का 25x, अच्छा यहां पर भी x है, x माइनस का 25x है ना, माइनस का 25x इज इक्वल टू 16 e की पावर में t, ये मेरे पास आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, अब इसको आगे लेके चलेंगे और यहां से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और x को ले लेंगे कॉमन। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं और x को ले रहा हूं मैं कॉमन, देखिए कितना आएगा, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए डी स्क्वायर का मल्टीप्लाई डी स्क्वायर में करेंगे तो डी की पावर 4 हो जाएगी, तो यहां पर मैंने लिखा डी की पावर 4। उसके बाद इस डी स्क्वायर का मल्टीप्लाई 4d में करेंगे तो 4d स्क्वायर आ जाएगा, 4d क्यूब आ जाएगा, 4d क्यूब। उसके बाद डी स्क्वायर का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4d स्क्वायर आएगा, 4d स्क्वायर। और आगे चले तो ये तो डी स्क्वायर का इसमें तीनों में हो गया। अब 4d का करूंगा, 4d का डी स्क्वायर में करूंगा तो माइनस का 4d क्यूब आएगा, माइनस का 4d क्यूब आ जाएगा और ये दोनों आपस में कट जाएंगे। और आगे चले, हाँ चलिए 4d क्यूब ना, 4d का 4d में करूंगा तो माइनस का 16d स्क्वायर आएगा, माइनस का 16d स्क्वायर। और आगे चले 4d का 4 में करूंगा तो माइनस का 16d आएगा, माइनस का 16d। और आगे चलते हैं, अब इस 4 का देखो, इस वाले 4 का डी स्क्वायर में करूंगा तो 4d स्क्वायर आएगा, 4d स्क्वायर। और आगे चलते हैं, 4 का 4 में करूंगा तो 16d और प्लस 16, 16d और प्लस में 16, और बाहर क्या है इसमें x माइनस 25x इज इक्वल टू 16 e की पावर में t। अब जरा यहां पर ध्यान देना, 16d से 16d भी कट गया है ना, और चलिए यहां पर x है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं आगे, देखिए d की पावर 4 प्लस 4d स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर 8d स्क्वायर और माइनस का 16d स्क्वायर, तो माइनस का 8d स्क्वायर बचेगा। देखो प्लस का 8d स्क्वायर और माइनस का 16d स्क्वायर है। उसके बाद प्लस 16 x माइनस 25x इज इक्वल टू 16 e की पावर में t। अब इसमें से x को कॉमन ले लें अगर हम, तो हमारे पास देखिए कितना बचेगा, d की पावर 4 माइनस 8d स्क्वायर प्लस 16 माइनस का 25 x इज इक्वल टू 16 e की पावर t। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा, ये माइनस का 9 बचेगा,
तो डी की पावर 4 माइनस 8d² और माइनस का 9 और बाहर आ गया x और इज इक्वल टू 16e की पावर t। तो मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आ गया होगा कैसे। अब ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखी है, नाउ दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो आप इसमें CF और PI निकालेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी और इस बार PI 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि राइट साइड 16e की पावर t हमारे पास है। तो चलिए पहले मैं इसका CF निकालूंगा फिर PI निकालूंगा। तो CF निकालने के लिए मुझे लिखनी पड़ेगी ऑक्सिलरी इक्वेशन, और यहां पर ऑक्सिलरी इक्वेशन है हमारे पास d की पावर 4 माइनस 8d² माइनस 9 इक्वल टू में 0। इसके बहुत आसानी से फैक्टर हो जाएंगे। देखिए कैसे, इसको आप क्या लिख सकते हैं, d की पावर 4 माइनस में 9d² और प्लस में d² और माइनस में 9 इक्वल टू में 0, है ना। फैक्टर कर दिए हमने। तो यहां से देखो क्या कॉमन आ जाएगा, d² कॉमन आएगा, ब्रैकेट में बचेगा d² माइनस 9। यहां से प्लस 1 कॉमन लेंगे तो d² माइनस 9 बचेगा, इक्वल टू में आ जाएगा 0। और इसके बाद इसके फैक्टर करेंगे, देखिए अब कितना आएगा। यहां से हमें क्या मिलेगा, आप जरा ध्यान देना। देखिए d² माइनस 9 एक फैक्टर तो d² माइनस 9 हो गया, और दूसरा फैक्टर d² प्लस 1 एंड इज इक्वल टू में 0। यहां से आपको अगर आप दोनों को अलग अलग 0 रखते हैं, d² माइनस 9 को भी 0 रखेंगे एंड d² प्लस 1 को भी 0 रखेंगे, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां से तो d की दो वैल्यू मिलेंगे आपको, एक प्लस में 3 और एक माइनस में 3, और यहां से भी आपको d की दो वैल्यू मिलेंगी, 0 प्लस माइनस आयोटा, इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक, अब इसके बेसिस पे हम CF लिखेंगे और PI लिखेंगे। अब जरा ध्यान देना CF और PI कैसे लिखा जाएगा। देखिए CF, तो ये देखो ये क्या है, रियल एंड डिफरेंट रूट्स है, और वो क्या है, इमेजिनरी रूट्स है। अब जरा ध्यान देना, d की यहां पर 4 वैल्यू होगी, 1 2 और 2 इधर 4। तो आंसर देखिए कैसे लिखा जाएगा, CF, मैं यहां पर डायरेक्ट CF लिख रहा हूं। देखिए C1 e की पावर में 3d। देखिए अगर आपने -3 पहले लिखा और 3 बाद में लिखा तो यहां पर -3 आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस C2 e की पावर में -3t, ये तो हो गया इसके लिए। अब इसके लिए भी लिखेंगे प्लस, ये इमेजिनरी रूट्स है, कॉम्प्लेक्स रूट्स है, तो e की पावर अल्फा t आएगा, अल्फा t, अल्फा तो 0 है, यानी कि C1 cos t, C1 cos t प्लस C2 sin t, ये हमारे पास होगा CF। और अगर मैं बात करूं CF तो चलिए आ गया, अब हम बात करें PI की। देखिए PI कितना होगा, PI पे ध्यान दीजिए, PI, तो PI कितना होगा, PI इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब यहां पर आपको ध्यान देना होगा, PI कैसे निकालते थे, ये FD 1 अपॉन FD लिखते थे, यानी कि 1 अपॉन D की पावर 4 माइनस 8d² माइनस 9 और 16 e की पावर में t, ये हमारा PI का फॉर्मूला हो गया। अब मैं यहां से PI निकालूंगा, आप जरा ध्यान देना। देखो 16 तो बाहर आ जाएगा, तो PI इक्वल टू, PI इज इक्वल टू 16 को लिख लिया बाहर, इंटू 1 अपॉन D की पावर 4 माइनस D की पावर 4 माइनस 8d² माइनस 9, 8d² माइनस 9, और यहां पर आ गया e की पावर में t। अब ये वैल्यू यहां पर आप पुट कर दें। देखिए वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये केस नंबर 1 है हमारा PI का, तो यहां पर t का कोफिशिएंट कितना है 1, तो d की जगह पर 1 पुट करेंगे, तो 16 इंटू 1 अपॉन 1 माइनस 8 माइनस 9, एक मिनट, -8 -9, तो d की पावर 4 माइनस 8d² माइनस 9, ये हमारे पास आ गया, और 16 e की पावर t, चलिए t का कोफिशिएंट 1, तो यहां से हमारे पास PI की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी
16, एक मिनट, -1, चलिए देखिए, तो यहां पर हमारे पास पी आई इक्वल टू 16 इंटू 1/1 - 8 - 9 ई की पावर टी। अब यहां पर आगे देखिए कितना आ जाएगा पी आई, पी आई इज इक्वल टू 16 अपॉन, ये देखो -17 + 1 यानी कि -16 और ई की पावर टी। 16 से 16 यहां कैंसिल हो गया, तो पी आई हमारे पास आ गया माइनस ई की पावर में टी, है ना। तो पी आई इज इक्वल टू माइनस ई की पावर में टी, दिस इज द पी आई। तो पी आई भी हमारे पास आ गया और सी एफ आ गया C1 ई की पावर 3t, C2 ई की पावर -3t। अच्छा C1 C2 यहां आ गए, तो यहां पर आगे हमारे पास ये C3 और C4 कांस्टेंट लेंगे हम, यहां पर C3 और C4। चलिए ये हमारे पास आ गया C3 cos t और C4 sin t। तो CF और PI दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें किसका सॉल्यूशन मिलेगा, हमें मिलेगा यहां पर सॉल्यूशन x का, है ना। यही तो इक्वेशन थी, x हमें मिल जाएगा। तो x इज इक्वल टू, देखिए x इज इक्वल टू C1 ई की पावर 3t, तो यहां से मैं x की वैल्यू लिखूंगा, तो x इज इक्वल टू CF प्लस PI, और यहां से x मेरे पास आ जाएगा C1 ई की पावर 3t प्लस C2 ई की पावर -3t प्लस हाँ C1 ई की पावर 3t, C2 ई की पावर -3t, C3 cos t, C4 sin t, C3 cos t प्लस C4 sin t, ये हमारा यहां से मिलेगा x। तो चलिए x आ गया, अब हमें क्या करना है, अब हमें फाइंड करना है y। अच्छा एक मिनट, sin t और pi तो ऐड करना है, अभी pi बचा है अभी हमारे पास, pi कितना है -e की पावर t, ये हमारे पास आएगा। तो x निकाल लिया, अब हमें क्या करना है, y को कैलकुलेट करना है। तो चलिए y को कैलकुलेट करते हैं। तो अब y देखेंगे कितना आएगा। देखिए अब y के लिए क्या करेंगे, x हमारे पास है, हमें y निकालना है, तो हम इक्वेशन 1 और 2 में जाते हैं। इक्वेशन 1 और 2 ये दोनों लिखी है, इन दोनों में से देखो किस में वैल्यू पुट करनी चाहिए। देखो x हमारे पास आ गया, अगर आप इस इक्वेशन का यूज करेंगे 2 का, तो आपको y निकालना है और यहाँ y का डेरिवेटिव है, तो इसमें तो पुट करके आप नहीं कैलकुलेट कर सकते। क्यों, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, वो भी दो बार। देखिए कर तो सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, है ना, और डिफिकल्ट भी हो जाएगा। आसान कहां पर है, यहां पर देखो, यहां पर पुट करेंगे x, देखो यहां पर x की वैल्यू पुट करेंगे और यहां पर एक बार डिफरेंशिएट करके पुट करेंगे और यहां पर दो बार डिफरेंशिएट करके पुट करेंगे, यानी को पुट करने से पहले आपको x को दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो हम एक काम कर लेते हैं, पहले x को दो बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं, है ना। तो डिफरेंशिएट x विद रेस्पेक्ट टू t, विद रेस्पेक्ट टू t, तो डिफरेंशिएट x विद रेस्पेक्ट टू t, देखिए कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिए। हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dx बाई dt आ जाएगा, dx बाई dt इज इक्वल टू, वैल्यू देखिए कितनी आएगी, देखो यहां पर C1 e की पावर 3t का डिफरेंशिएशन 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 3C1 e की पावर में 3t, यहां पर -3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो -3C2 e की पावर -3t। नेक्स्ट टर्म में जाएंगे, cos t का डिफरेंशिएशन माइनस sin t होता है, तो -C3 sin t, फिर यहां पर C4 cos t प्लस में C4 cos t, और उसके बाद e की पावर t का डिफरेंशिएशन e की पावर t ही रहेगा माइनस में, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये तो हो गया dx बाई dt। नाउ d2x अपॉन dt स्क्वायर, तो अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, एक बार और t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए कितना आएगा, d2
एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। देखिए अब यहां पर इसको अगर एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 एक बार और मल्टीप्लाई में आएगा, तो 9c1 ई की पावर में 3t। यहां पर -3 एक बार और मल्टीप्लाई में आएगा तो प्लस 9c2 ई की पावर -3t। यहां पर देखिए इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो c3 cos t हो जाएगा। उसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो वो माइनस में आ जाएगा -c4 sin t, और ये e की पावर में t ही रहे। चलिए तो dx बाई dt भी आ गया, d2x स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर भी आ गया, और क्या चाहिए, x हमारे पास पहले से ही है। नाउ यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, यूजिंग इक्वेशन 1, अब हम 1 इक्वेशन का यूज करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है पहले देख लेते हैं। इक्वेशन 1 है हमारे पास ये, तो यहां से मुझे y निकालना है, तो मैं एक काम करता हूं y को एक साइड कर लेता हूं, बाकी सब एक साइड आ जाएगा। तो y इक्वल टू d2x, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, d2 d स्क्वायर x अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस, माइनस में कितना है 4 dx बाई डी टी प्लस 4x, माइनस में 4 dx अपॉन डी टी प्लस में 4x, प्लस में 4x माइनस वाई इक्वल टू 0, माइनस वाई इक्वल टू 0। यहां से y को निकालेंगे तो y कितना आ जाएगा, y को आप दूसरी साइड ले जाएं। तो चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेता हूं, y इक्वल टू, y इज इक्वल टू, देखिए कितना आएगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस 4 dx dt, 4 dx अपॉन डी टी प्लस 4x, यही है ना, प्लस में 4x। तो यहां पर हमें y हमें मिल जाएगा यहां से, है ना, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस 4 dx बाई डी टी प्लस 4x। अब यहां पर वैल्यू को पुट करना शुरू करें। देखिए जरा d2x अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ये मैं यहां पर रखने जा रहा हूं, तो काफी बड़ी वैल्यू है यहां पर, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, 9c1 ई की पावर 3t, 9c1 ई की पावर में 3t, उसके बाद 9c2 ई की पावर में -3t प्लस 9c2 ई की पावर में माइनस का 3t, नेक्स्ट टर्म -c3 cos t, -c3 cos t -c4 sin t, -c4 sin t, और आगे चले तो e की पावर में t, माइनस e की पावर में t। अब हमें पुट करनी है वैल्यू किसकी, dx बाई डी टी की, किसकी वैल्यू पुट करनी है, dx बाई डी टी की 4 से मल्टीप्लाई करके। तो अब देखो -4 से साथ साथ मल्टीप्लाई करूंगा मैं, कहां पर है, dx बाई डी टी है, dx बाई डी टी। अभी हमने क्या पुट किया है, d2x अपॉन dt स्क्वायर, हाँ इसको 4 से मल्टीप्लाई करना, -4 से, तो देखो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा, माइनस का 12 c1 e की पावर 3t, माइनस का 12 c1 e की पावर में 3t, यहां पर -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 12 c2, प्लस का 12 c2 e की पावर में -3t, चलिए प्लस का 12। अब यहां पर -4 से करेंगे तो प्लस 4c3 sin t, प्लस 4c3 sin t, नेक्स्ट टर्म में -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का c4, 4c4 cos t, 4c4 cos t, और प्लस का 4e की पावर t, मैं नीचे लिख रहा हूं, प्लस का 4e की पावर t। और देखिए चलिए यहां से हमारे पास कहां तक वैल्यू पुट कर दी हमने, 4 dx बाई डी टी प्लस 4, अब 4x को 4 से मल्टीप्लाई करके लिखना है, ये रहा x, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके लिखते जाएंगे, तो 4c1 e की पावर 3t, 4c1 e की पावर में 3t प्लस 4c2 e की पावर में -3t, 4c2 e की पावर में -3t
4c2 e की पावर में -3t, यहां से 4c3 cos t प्लस 4c3 cos t, 4c4 sin t, 4c4 sin t और -4e की पावर t, -4e की पावर में t। ये सारी वैल्यूज मेरे पास आ गई। अब चलिए देखिए, यहां से देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, उसको कैंसिल कर देते हैं। 4e की पावर t, 4e की पावर t तो कट गया है ना, ये कैंसिल आउट हो गया। और देखिए अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, c1 e की पावर 3t की एक टर्म तो ये है, c1 e की पावर 3t की एक टर्म्स ये है, और c1 e की पावर 3 की एक टर्म्स ये है। तीनों को अगर मैं ऐड करूं तो ये 9 + 4 13 हो गया, 13 में से 12 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, यानी कि यहां पर मेरे पास y = c1 e की पावर 3t बचा। और आगे चलिए, तो ये तीनों टर्म का काम खत्म हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब आगे चलते हैं ना, c2 वाली देखते हैं जरा, c2 वाली 9c2 e की पावर -3t एक टर्म ये है ना, और c2 में ये हमारे पास है, ये 9 है, ये प्लस में 12 है, तो कितना हो गया 9 + 12 21, एक टर्म और होगी और एक ये रही 25 हो गया, तो 25c2 e की पावर में -3t, तो तीन टर्म और खत्म हो गई। अब हम चलते हैं आगे, देखिए c3 में चलते हैं, c3 cos t, c3 sin t, ये c3 cos t, c3 sin t। अच्छा इनमें से कुछ नहीं कट रहा है, c3 नहीं हो रहा, c4 हमारे पास sin t और c4 हमारे पास नहीं। चलिए देखिए कोई बात, यहां पर अब ध्यान से देखें, ये हमारे पास है c3 cos t, अब मैं पहले इनको लिख लेता हूं, -c3 cos t -c4 sin t, और यहां पर एक e की पावर t अभी बचा हुआ हमारे पास, -e की पावर में t एक बच रहा है ना, उसके बाद 12 नहीं, ये तो आ गया 4c3 sin t -4c4 cos t, और क्या बचा है प्लस 4c3 cos t प्लस 4c4 sin t, ये टर्म्स बची हैं हमारे पास। अब जरा ध्यान से देखना, c3 यहां पर है लेकिन ये cos है वो sin है, c4 sin t, c4 cos t, उसके बाद c3, देखिए c3 4c3 cos t और c3 cos t, इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, c3 cos t 4c3 cos t, तो कितना आ जाएगा, तो मैं नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूं y = c1 e की पावर 3t प्लस 25c2 e की पावर में -3t। अब देखो c3 cos t और 4c3 cos t, तो प्लस 3c3 cos t मेरे पास आ जाएगा। अच्छा c4 sin t, यहां पर भी है, c4 sin t यहां पर भी है, तो ये भी बच गया प्लस का 3c4 sin t, और क्या बचा, अच्छा c3 sin t और c4 sin t, इनमें कुछ नहीं कर सकते, इनको ऐसे लिखना पड़ेगा 4c3 sin t -4c4 cos t, और माइनस में e की पावर में t। ठीक, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यहां पर बस और क्या कर सकते हैं आप, जैसे ये 3c3, जैसे इसमें से और इसमें, इन दोनों में से cos कॉमन आ रहा है, तो 3c3 -4c4, इसको और अगर आप आगे ले जाएं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, c1 e की पावर में 3t प्लस 25c2 e की पावर में -3t। अब यहां से देखो ये टर्म cos की है और ये टर्म भी cos की है, दोनों में से cos कॉमन ले लो, तो कितना बचेगा
3c3 माइनस 4c4 cos t, है ना, इन दोनों को। उसके बाद ये cos cos की टर्म थी, ये दोनों sin sin की टर्म है, तो प्लस 3c4 4c3 sin t और माइनस e की पावर t। तो इस तरीके से ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, तो हमने y भी कैलकुलेट कर लिया और हमने x को भी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है ना, तो 3c3 माइनस 4c4 और 4c3 प्लस 3c4, तो इस तरीके से यहां से हमारे पास ये y की वैल्यू आ गई। चल, तो यहां से हमारे पास y भी आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया, हमने x भी निकाल दिया, y भी निकाल दिया, सब कुछ हमारे पास आ गया। तो इन दोनों को लास्ट में जाके एक साथ लिख देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर यही होगा। तो x और y हमने दोनों को कैलकुलेट कर लिया साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। अब एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि AKTU में भी अभी 2022 के पेपर में आया था, है ना, और एक्चुअल में थोड़ा सा काफी मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। देखिए जरा कैसे करेंगे, अब ध्यान से देखना। यहां पर एक प्रॉब्लम आएगी लास्ट में जाके, उसको मैं बताऊंगा क्या आएगी। स्टार्टिंग में देखिए क्या है, d2x, हमारे पास जो इक्वेशन है उनको मैं पहले लिख लेता हूं, d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस dx अपॉन dt प्लस 3x इज इक्वल टू e की पावर में माइनस टी, e की पावर में माइनस टी। दूसरी इक्वेशन लिखे तो d2y अपॉन dt स्क्वायर माइनस 4dx बाई dt प्लस का 3y इज इक्वल टू में साइन 2t। अब जरा यहां पर ध्यान देंगे, देखिए देखो लेफ्ट साइड में ये पहले से ही इसमें लेफ्ट साइड में x और y के टर्म्स लेफ्ट साइड में है, और y x और y देखिए x और y लेफ्ट साइड में है और t क्या है, राइट साइड में है। चलिए d2x अपॉन dt स्क्वायर dx बाई dt और 3x इक्वल टू e की पावर माइनस टी, d2y अपॉन dt स्क्वायर माइनस 4dx बाई dt और प्लस 3y इक्वल टू साइन 2t। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पुट d अपॉन dt को क्या रिप्लेस कर देंगे, d से रिप्लेस कर देंगे। देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, यहां पर अगर आप ध्यान दें तो यहां पर d स्क्वायर x प्लस d स्क्वायर x प्लस dx एंड प्लस 3x इज इक्वल टू e की पावर माइनस टी हमारे पास आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब यहां पर हमारे पास, अब यहां से देखो, यहां पर अगर हम इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है, अब जरा आगे ध्यान दें, देखिए अब इक्वेशन 2 से मैं बनाऊंगा इक्वेशन नंबर 4। यहां पर पुट करें डी स्क्वायर वाई माइनस 4 डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू साइन 2t, साइन 2t, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए आगे चल के हमारे पास जो यहां पर बनेगा क्वेश्चन, है ना, वो देखिए क्या बनेगा। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पर कॉमन क्या आ रहा है, यहां पर हमने कॉमन नहीं लिया था अभी, यहां पर इसमें भी कॉमन ले लेता हूं। यहां पर देखो तीनों में से x कॉमन आएगा, तो डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 3x इज इक्वल टू ई की पावर में माइनस टी। इसमें एक मिनट, यहां पर क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है। देखिए एक्चुअल में यहां पर dy है, dy बाई dt, तो ये थोड़ा सा यहां पर करेक्शन कर लीजिए पहले। ये हमारे पास dy है, dy, ठीक है, तो अगर ये dy हुआ तो अब जरा यहां पर ध्यान देंगे, dy होने से ये dy है हमारे पास, यहां पर क्या आ जाएगा, dy, और हाँ dy, देखिए dy
बाई डी टी, और इसके बाद यहाँ पर ठीक, अब यहाँ पर ये देखिए डी, जब डी बाई डी टी की जगह हम डी पुट करेंगे तो ये डी वाई आएगा, तो यहाँ पर ये डी वाई आएगा। इसको मैं दोबारा ही लिख देता हूँ, देखिए ये गलत हो गया फिर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, अब जरा ध्यान दें, ये बनेगा डी स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई प्लस 3x इज इक्वल टू ई की पावर में माइनस टी। अब देखो एक्स एक्स वाली एक टर्म एक साथ लेंगे और एक्स को कॉमन ले लेंगे, तो यहां पर हमारे पास बचेगा डी स्क्वायर प्लस 3 और बाहर आ जाएगा x प्लस डी वाई इज इक्वल टू ई की पावर में माइनस टी, है ना। ये हमारे पास होगी इक्वेशन नंबर 3। तो ये थोड़ा सा करेक्शन था, इसको कर लीजिए। अब यहां पर देखिए सेकेंड इक्वेशन डी स्क्वायर वाई माइनस 4dx, ठीक है, प्लस 3y। अब यहां पर देखिए ये दोनों y की टर्म से एक साथ कर लेंगे, तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, x वाली टर्म को पहले तो मैं शुरू में लिखता हूं क्योंकि यहां पर x वाली टर्म स्टार्टिंग में है, तो 4dx प्लस इन दोनों में से y कॉमन ले लेंगे, तो डी स्क्वायर प्लस 3 और यहां पर y इज इक्वल टू आ जाएगा साइन 2t। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गई। इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर। नाउ थर्ड और फोर्थ को अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। अब जरा ध्यान देना, किसको एलिमिनेट करेंगे, एक काम करते हैं, मैं y को ही एलिमिनेट कर देता हूं। तो y को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना होगा, इस वाली टर्म में मुझे डी स्क्वायर प्लस 3 से मल्टीप्लाई करना है और इस वाली टर्म में मुझे d से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई करेंगे बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, डी स्क्वायर प्लस 3 से, एंड 4 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, डी से। और ऐसा करने के बाद दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो चलिए दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐड कर देंगे। देखिए इधर, तो 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे डी स्क्वायर प्लस 3 से, तो यहां डी स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस 3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, क्योंकि एक बार पहले से एक बार मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू एक्स। उसके बाद प्लस डी स्क्वायर प्लस 3, और एक बार देखिए डी स्क्वायर प्लस 3 से तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डी पहले से है, डी वाई इज इक्वल टू ई की पावर में माइनस टी। अब आ जाते हैं इक्वेशन नंबर 4 में, 4 को मल्टीप्लाई करना है डी से, तो इसको डी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए 4d पहले से ये 4d स्क्वायर हो जाएगा माइनस में, और x, इसको d से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में d स्क्वायर प्लस 3 तो पहले से ही था, और d और आ गया y इज इक्वल टू। अब देखो इधर ध्यान देना जरा, अब यहां पर क्या है, हाँ एक चीज और, राइट साइड में हमने ध्यान नहीं दिया। देखिए राइट साइड में जब आप 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, डी स्क्वायर प्लस 3 से, इसको राइट साइड में, तो अब इसको एक चीज ध्यान देना, यहां e की पावर माइनस टी है, क्या है, e की पावर माइनस टी, तो e की पावर माइनस टी को मल्टीप्लाई करना है डी स्क्वायर प्लस 3 से, डी स्क्वायर प्लस 3 से, तो यहां e की पावर में माइनस टी आएगा। अब ये e की पावर माइनस टी यहां पर भी जाएगा और यहां पर भी जाएगा। देखिए e की पावर माइनस टी का अगर आप 2 बार डिफरेंशिएशन कर देंगे तो वापस एक बार माइनस आएगा, फिर वापस e की पावर माइनस टी ही आ जाएगा, क्योंकि e की पावर माइनस टी का डिफरेंशिएशन होगा माइनस में e की पावर माइनस टी, और जब एक बार और करेंगे तो वो वापस प्लस में e की पावर माइनस टी हो जाएगा, और प्लस 3e की पावर माइनस टी, तो 3 + 1 कितना हो गया, 4। तो यहां पर मैं 4e की पावर में t लिखूंगा। तो समझ में आया, ये 4e की पावर माइनस टी कहां से आया, यहां से आएगा, ठीक है ना। अब आगे चलिए, यहां पर देखिए, यहां पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं d से, तो d से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो d से तो sin 2t भी मल्टीप्लाई होगा, यानी कि d से मल्टीप्लाई होगा sin 2t, तो यानी कि sin 2t का डिफरेंशिएशन करना है, तो कितना आ जाएगा, 2 cos 2t आ जाएगा, 2 cos 2t, तो यहां पर आएगा 2 cos 2t, इसका आप ध्यान रखेंगे। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, सॉरी ऐड नहीं करेंगे इस बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि दोनों का साइन सेम है, तो पहले साइन चेंज करेंगे, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, यहां से ये पूरा कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा क्या, जरा ध्यान देना, ये दोनों टर्म्स बची, यानी कि डी स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 4d स्क्वायर एक्स
इज इक्वल टू 4e की पावर माइनस टी और माइनस 2 cos 2t, ये मेरे पास आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब यहां से मुझे ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करूंगा और इसमें से x कॉमन लूंगा, तो डी स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर को ओपन कर रहा हूं मैं, तो देखिए कितना आएगा, डी स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, डी की पावर 4 प्लस 9 और प्लस में 6d का स्क्वायर, प्लस में कितना आएगा 6d का स्क्वायर। जरा ध्यान दीजिए कैसे आया, देखिए d की पावर 4 प्लस 9, d की पावर 4 प्लस 9 प्लस 6d स्क्वायर और बाहर है x ना। उसके बाद क्या है, प्लस का 4d स्क्वायर x, 4d स्क्वायर x इज इक्वल टू 4e की पावर माइनस टी, 4e की पावर में माइनस टी और माइनस में 2 cos 2t, 2 cos 2t, ये मेरे पास आ गया। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, जरा ध्यान देना कैसे होगा, ध्यान दीजिए। देखिए यहां से x कॉमन ले लीजिए, d की पावर 4 प्लस 9 प्लस 6d स्क्वायर और प्लस में 4d स्क्वायर और बाहर आ जाएगा x, 4e की पावर में माइनस टी और माइनस 2 cos 2t। इसके बाद अब जरा यहां पर ध्यान देना, ये ऐड करके लिखेंगे सही से, तो यह आ जाएगा d की पावर 4 प्लस 10d स्क्वायर, 10d स्क्वायर एंड प्लस में 9, ये हमारे पास आ गया, और x इज इक्वल टू 4e की पावर में माइनस टी माइनस 2 cos 2t। अब अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, जिसमें से हम CF और PI निकालेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं इसका CF और PI। तो सबसे पहले लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कितनी है, जरा ध्यान दीजिए, x का जो कोफिशिएंट है इसको 0 पुट कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगी ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब इसके आसानी से फैक्टर हो रहे हैं, दिखाई दे रहा है आपको, फैक्टर कर लीजिए, d की पावर 4 प्लस कितना आ जाएगा 9d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू में 0। अब यहां से जरा ध्यान देना, यहां से कितना कॉमन आ रहा है, d स्क्वायर कॉमन लेंगे तो d स्क्वायर प्लस 9 बचेगा, यहां से प्लस 1 कॉमन लेंगे तो d स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहां से d स्क्वायर प्लस 9 कॉमन आ गया तो बचा हमारे पास d स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू में 0। अब यहां से d की वैल्यू निकालेंगे, देखिए तो यहां से दोनों को अलग अलग क्या करेंगे, 0 रखेंगे, d स्क्वायर प्लस 9 को भी 0 रखेंगे और d स्क्वायर प्लस 1 को भी 0 रखेंगे। तो अगर आप ध्यान दें तो यहां से आपको क्या मिलेगा, d की यहां पर वैल्यू मिलेगी 0 प्लस माइनस 3i। भाई आप 9 को उधरे जाएंगे, अंडर रूट में माइनस 9 आएगा तो माइनस 9 का क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 3i। यहां से अगर आप d की वैल्यू निकालेंगे तो 0 प्लस माइनस आयोटा आएगा। तो यहां से हमें d के दोनों पेयर कॉम्प्लेक्स रूट के मिले हैं, ये भी कॉम्प्लेक्स रूट्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स रूट्स है, ये 0 प्लस माइनस i है, ये 0 प्लस माइनस 3i है। तो यहां से मैं अब CF लिख रहा हूं, देखिए CF कितना होगा, CF तो पहले मैं इस वाले पेयर के लिए लिख देता हूं, बाद में मैं इस वाले पेयर के लिए, हालांकि पहले किसी के लिए भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए देखिए CF कितना आएगा, CF अगर मैं उसके लिए लिखूं, देखो यहां पर दोनों में ही अल्फा 0 है, यानी कि जो हमारा फॉर्मूला होता है e की पावर अल्फा टी, तो अल्फा 0 है, इसका मतलब बाहर वाली टर्म तो 1 आ जाएगी। देखिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C1 cos t प्लस C2 sin t, ये इस वाले पेयर के लिए आ गया, और इस वाले पेयर के लिए क्या आ जाएगा, प्लस C3 cos 3t प्लस C4 sin 3t, ये इस वाले पेयर के लिए आ गया। तो ये तो आ गया हमारे पास CF। अब हम निकालते हैं PI, पर्टिकुलर इंटीग्रल PI इज इक्वल टू 1 अपॉन d की पावर 4 प्लस 10d स्क्वायर प्लस 9 और
ब्रैकेट में लिखेंगे 4e की पावर में माइनस टी माइनस 2 cos 2t, ये मेरे पास आ जाएगा। अब यहां पर जरा ध्यान देंगे, इसको अलग अलग कर देंगे। तो देखिए पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन डी की पावर 4 प्लस 10d² प्लस 9 और 4e की पावर में माइनस टी माइनस 1 अपॉन डी की पावर में 4 प्लस 10d² प्लस में 9, यही था हमारा, प्लस में 9 और 2 cos 2t। अब देखो यहां पर पी आई निकालना आसान हो गया। देखिए कितना आ जाएगा, यहां पर क्या करोगे, यहां a की वैल्यू -1 है तो d की जगह पर -1 पुट कर देंगे। तो d की जगह पर जब -1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, 10 आएगा, 9 आएगा, तो कितना हो गया 20 आ जाएगा और ऊपर है 4। यानी कि यहां से मेरा पी आई की वैल्यू आ गई, ऊपर तो 4 है, नीचे 20 आएगा और e की पावर में -t आएगा। माइनस यहां पर क्या करेंगे, cos के केस में क्या करते हैं, d² की जगह -a² पुट करते हैं। तो देखिए ऊपर तो 2 है, नीचे देखो d² की जगह -a² मतलब माइनस का 4। तो यहां पर अच्छा, और d की पावर 4 है तो d की पावर 4 क्या हो जाएगा, जरा ध्यान देना, d² के प्लेस पे पुट करेंगे माइनस का a², तो d की पावर 4 के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, -a² का होल स्क्वायर, यानी कि a² तो -4 है तो -4 का होल स्क्वायर प्लस का 16, तो ये प्लस 16 आएगा ना। d² की जगह -4 पुट करेंगे तो ये माइनस का 40 आएगा और प्लस में 9 और cos 2t, ये हमारे पास आएगा। ठीक है ना, चलिए देखिए ना, आगे देखें। तो यहां से देखो ये 4 से कैंसिल हो गया, कितनी बार कैंसिल हुआ, 5 टाइम्स, तो 1/5 e की पावर -t। अब ये कितना आएगा, इसको जरा ध्यान दें, 16 और 9 25, तो ये माइनस का 15 बचेगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। देखिए कितना आएगा, पी आई इक्वल टू 1/5 e की पावर -t 1/5 e की पावर में -t और प्लस में 2/15। देखिए ये माइनस माइनस बचेगा, -2/-15 और cos 2t, तो कितना आ गया, ये हमारे पास पी आई आया 1/5 e की पावर में -t और माइनस माइनस प्लस 2/15 cos 2t। तो हमारे पास पी आई भी आ गया और हमारे पास सी एफ भी आ गया। तो अब हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू। तो x इज इक्वल टू, नाउ x इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो यहां से सी एफ और पी आई लिख देते हैं। सी एफ कितना था, सी एफ हमारे पास ये रहा, C1 C2 C3 C4 तक जा रहा है, cos साइन। देखिए C1 cos t, C2 sin t, C3 cos 3t प्लस C4 sin 3t और पी आई कितना आ गया, प्लस में 1/5 e की पावर में -t और प्लस में 2/15 और cos 2t। ये हमारे पास आई x की वैल्यू। अब ऐसा नहीं कि हमारा क्वेश्चन अभी कंप्लीट हो गया, नहीं हुआ। देखिए बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन है ये, x की वैल्यू आ गई हमारे पास, और ये 2020 के पेपर में, 22 के पेपर में आया एकेटीयू में 2020 में यही क्वेश्चन आया है। और अभी देखिए हमारे पास x की वैल्यू आई है ना, x की वैल्यू आई है। अब क्या करेंगे, अब y की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो जरा ध्यान से, अभी तक हम क्या करते थे, y की वैल्यू दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते थे, लेकिन अब यहां पर अगर आप ध्यान दें, अगर मैं x की वैल्यू इसमें पुट करूं, इसमें, तो यहां पर मैं चलिए 2 बार डिफरेंशिएट करके पुट कर दूंगा, यहां पर मैं पुट कर दूंगा, मुझे y चाहिए तो मुझे y dy/dt मिलेगा। और dy/dt से अगर आप y लाना चाहते हैं तो आपको एक बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, यानी कि पुट करने के बाद, मतलब आप x को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करने के बाद आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, है ना, इक्वेशन 1 में, लेकिन उसके बाद भी y को लाने के लिए आपको एक बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना, एक बार क्या करना होगा, इंटीग्रेशन। हालांकि यहां पर इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं, आसानी से हो जाएगा। तो एक तरीका तो हो गया ये,
कि आप यहां पर पुट कर दें लाके इक्वेशन 1 में और उसके बाद उसको इंटीग्रेशन कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपका आंसर बुक से मैच करेगा ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि बुक में जिस मेथड से किया होगा अगर आप भी उसी मेथड से कर रहे हैं तो मैच करेगा, नहीं तो मैच नहीं करेगा। दूसरा तरीका क्या है, देखिए इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दूसरा तरीका आसान पड़ेगा। दूसरा कौन सा, कि जैसे आपने x को निकाला, x को कैसे निकाला आपने, y को एलिमिनेट किया, और y को एलिमिनेट करने के बाद देखिए आपने y को एलिमिनेट किया और y को एलिमिनेट करने के बाद ये जो इक्वेशन आई आपकी ये x में आई। अब आप एक काम करिए, फिर से शुरू से आ जाइए और शुरू से आने के बाद अब आप x को एलिमिनेट करिए, मतलब अब आप यहां पर ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करिए कि आपका x एलिमिनेट हो जाए, और x जब एलिमिनेट हो जाएगा तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी ये इक्वेशन यहां पर y आएगा, y आ गया। अब आपकी इक्वेशन में y आ गया। अब आप दोबारा से क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, CF निकालेंगे, PI निकालेंगे और दोनों चीज को ऐड कर देंगे तो आपके सामने x y की वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आ रही? आप इसी तरीके से या तो देखिए आप दोनों से करके देख लीजिए, जो आपको आसान लगे उससे कर लेना, लेकिन यहां पर मैं आपको बताऊं तो आपको इसको अगर आप स्टार्टिंग से दोबारा कर ले y के लिए तो वो आसान पड़ेगा। बाकी दोनों तरीके आपके पास है, तो इसके आगे का आप अपने आप प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। जैसे मैंने ये किया बिल्कुल एज इट इज करना है, कोई स्टेप आपको चेंज नहीं करना है। तो देखिए साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में टोटल 4 टाइप के क्वेश्चन हो सकते थे, जैसे जो मैंने कराया। देखो पहला वाला मैंने कराया जिसमें PI 0 था, फिर मैंने दूसरा कराया उसमें PI 0 था लेकिन उसमें बाउंड्री कंडीशन दी थी, फिर मैंने तीसरा कराया जिसमें PI की वैल्यू आई, और जो फोर्थ वाला है इसमें भी PI की वैल्यू आई, लेकिन ये थर्ड वाले से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि यहां पर हम x की वैल्यू को पुट नहीं कर रहे y की वैल्यू निकालने के लिए, यहां पर हम y की वैल्यू दोबारा से निकाल रहे हैं सेम मेथड से, ठीक है। और इसके आगे 3 क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। अगर इनमें से आप देखें जो पहला क्वेश्चन है ये एकदम आसान है, पहला वाला जो क्वेश्चन है एकदम आसान है, इसमें CF भी आएगा PI भी आएगा, लेकिन PI बहुत आसानी से आ जाएगा क्योंकि आपको केवल PI T का निकालना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, पहले दूसरे क्वेश्चन की तरह ही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, लेकिन देखो इसमें बाउंड्री कंडीशन दी है, ध्यान रखना बाउंड्री कंडीशन दी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो थर्ड क्वेश्चन की तरह एग्जैक्टली सेम आसान है। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप देखेंगे तो यहां पर फिर से आपको वही प्रॉब्लम आएगी जो अभी क्वेश्चन नंबर 4 में है ना, कि अगर आप x की वैल्यू को पुट करके y निकालना चाहते हैं तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और अगर आप इंटीग्रेशन से बचना चाहते हैं तो आपने जैसे x निकाला एलिमिनेट करके वैसे ही आप y को निकाल दीजिए एलिमिनेट करके, तो आपको क्या होगा, दोबारा से इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा। तो साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में इससे ज्यादा कुछ नहीं है, जो मैंने आपको बताया अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आसानी से कर लेंगे। देखिए बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन भी नहीं है, मुझे यहाँ थोड़ा सा टाइम इसलिए ज्यादा लगा करने में क्योंकि एक एक क्वेश्चन 3-3 4-4 स्लाइड पे जा रहा था, और स्लाइड से इधर लिखने में समय लग जाता है। वरना अगर आप इसको कॉपी में करेंगे बैठ के तो ये क्वेश्चन लेंथी जरूर है लेकिन ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है। तो इन क्वेश्चन को एक बार आप कॉपी में प्रैक्टिस करिए। आप अगर ये चारों क्वेश्चन अपने आप कर लेंगे तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ओके, थैंक यू सो मच।